बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली कल लेक्चर नहीं कंडक्ट हो पाया ड्यू टू माय हेल्थ कंडीशंस। अच्छा, हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं आज के लेक्चर में जो हमारा एरिया रह गया था रीडिंग का। हम लोग डिस्कशन कर चुके थे अबाउट मॉर्गेजेस एंड चार्जेस के हवाले से, हर चीज़ डिस्कस कर चुके थे, लेकिन ये है कि रीडिंग रहती थी जो पेंडिंग है। तो रीडिंग के ऊपर आते हैं और सेक्शन 109 से हमारी रीडिंग पेंडिंग थी, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो हल्का सा आपको याद कराने के लिए कि हम लोगों ने इस तरह की एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर चार्ज सेटिस्फाई हो जाए, आप पूरी लोन की पेमेंट वापस कर दो, तो फिर क्या होगा कि कंपनी जाएगी रजिस्ट्रार के पास और कहेगी जनाब मेरा रजिस्टर से चार्ज हटा दें। कंपनी रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार कहेगा मैं पता करता हूं लेंडर से कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो वो लेंडर को एक शो कॉज भेजेगा कि जनाब आप बताइए कि इनका नाम हटा दें, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। अगर लेंडर ऑब्जेक्शन लगा दे तो फिर तो वो क्रिटिकल हो जाएगा, वो नोट कर लेगा और दोबारा से वापस बताएगा कि तूने गलत बोला है। जबकि अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो रजिस्ट्रार जो है क्लियरली वो रजिस्टर करेगा और चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। आजकल का जो पैटर्न चलता है वो कुछ इस तरह है बेटे कि आजकल जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका लोन खत्म करती हैं या आप अपना लोन रीपे कर देते हो, जो मर्जी कह लो, तो इंस्टीट्यूशंस आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी दे देती हैं। आप वही एनओसी लेकर जाते हो रजिस्ट्रार के पास और उसे कहते हो ये देखो उस लेंडर ने मुझे एनओसी दे दी है, बराए मेहरबानी मैं अपना डेट पे कर चुका हूं, मेरा चार्ज सेटिस्फाई कर दो। तो उस केस में अब रजिस्ट्रार को पूछने की जरूरत नहीं रहती और वो आपका चार्ज रजिस्टर कर देता है। और ये भी बात हमारी तय पाई थी कि जब कुछ शो कॉज नोटिस इशू होगा तो लेंडर को 14 डेज का टाइम दिया जाएगा कि व्हाई द पेमेंट और सर्टिफिकेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, कि क्यों ना रिकॉर्ड की जाए। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी, इसी को आज जरा यहां से पढ़ लेते हैं सेक्शन से। अ कंपनी शैल गिव इंटीमेशन ऑफ द पेमेंट और सर्टिफिकेशन इन फुल or of any mortgage or charge to the registrar in the manner specified within a period of 30 days from the date of the payment of such। जो ही पेमेंट क्लियर हो जाए 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दें अबाउट द सर्टिफिकेशन या रिक्वेस्ट कर दें। शो कॉज नोटिस टू द लेंडर, द रजिस्ट्रार शैल on the receipt of the intimation of payment or satisfaction by the company, जो ही ये लेटर मिलेगा, जो ही ये इंटीमेशन मिलेगी, cause a notice to be sent to the holder of the mortgage or charge calling upon him to show cause within such time not exceeding 14 days as may be specified in such notice। यानी 14 दिनों के अंदर अंदर जो ही उसे नोटिस मिला उसने रिप्लाई करना है as to why the payment or certification is in full shall not be recorded as intimated in the registrar to the registrar। ठीक है जी, कि क्यों ना रिकॉर्ड कर ली जाए सर्टिफिकेशन। ठीक हो गया। और अगर 14 डेज में वो कॉज शो नहीं करता तब भी ओके है, बल्ले बल्ले, मतलब उसको कोई इतराज नहीं है। और अगर वो शो कर देता है तो वो इंटीमेट करेगा फिर कि भाई तूने मुझे ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की। So if no cause is shown by such holder of a mortgage or charge, the registrar shall accept the memorandum of satisfaction and make an entry in the register of charges kept by him। तो यूजुअली रजिस्ट्रार जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और एंटर कर देगा। और अगर कॉज शो हुई, अगर लेंडर ने कहा मुझे इतराज है, if any cause is shown, the registrar shall record a note to that effect in the register of charges and shall inform the company। तो वो चीज नोट करेगा और कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा कि आपने गलत बयानी की है, लेंडर को इतराज है। समटाइम लेंडर को बड़ा बेतुक्का सा इतराज होता है, तो उस केस में एलिगेशन कोई नहीं आता, बस आपको रजिस्ट्रार कह देगा जनाब ये इतराज रिमूव कर दें। लें जी, एग्जाम्पल 5 प्लीज पढ़िएगा, मुझे रोक के पढ़ लीजिएगा, एक ही बात है, बड़ी आसान सी एग्जाम्पल दी हुई है पढ़ने के लिए। When show cause notice is not required, the show cause notice referred to as above shall not be required if no objection certificate NOC on behalf of the holder of the mortgage or charges is furnished। आपने NOC फर्निश कर दिया है along with the intimation submitted for the payment। पेमेंट के लिए जब आपने रिक्वेस्ट की, इंटीमेशन की है फॉर द सर्टिफिकेशन, उसके साथ ही आपने एनओसी अटैच कर दिया, काम यहीं पे खत्म हो गया। अब लेंडर से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने लिखा व्हेन शो कॉज नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। or effect of delay if the company failed to file the particulars of satisfaction of mortgage or charge within 30 days period, the required particular may be submitted with the additional fee may be specified and imposing the penalty as specified। तो कोई नहीं होगा, यूजुअली फीस डबल हो जाती है, और क्या है, पहली फीस जो आपने सर्टिफिकेशन की जो फीस पे करनी है वो डबल हो जाएगी, सिंपल एज दैट। ये उसकी पेनल्टी है अगर आपने 30 दिनों के अंदर अंदर सबमिट ना किया तो। लो जी, अब यहां तक वो सेक्शन खत्म हो गया सेटिस्फेक्शन का। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 110। इसमें कुछ पावर्स दी गई हैं रजिस्ट्रार को रिगार्डिंग द सेटिस्फेक्शन।
और ये पावर वो जिसे आप अक्सर कोर्ट में वर्ड सुनते हैं ना, सुओ मोटो, अपनी मर्जी से, ऑन इट्स ऑन, तो ये बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है कि रजिस्ट्रार को कुछ पावर दी गई हैं जो वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है विद रिगार्ड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज. So registrar may enter in the register of mortgage or charges and inform the parties concerned on evidence. अच्छा ओके मैं दोबारा सॉरी पढ़ रहा हूँ. The registrar may enter in the register, मतलब एंट्री डाल देगा on evidence being given to his satisfaction with respect to any mortgage or charge. भाई उसको एविडेंस प्रेजेंट हुआ है क्या चीज का, that the debt for which the charge was given has been paid or satisfied in whole or in part, कि जो डेट के हवाले से ये चार्ज रजिस्टर हुआ है ये डेट तो पे हो चुका है, ऐसा उसे एविडेंस मिल जाए. ठीक है. और कहते हैं नेक्स्ट कहते हैं दैट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग चार्ज हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज और हैज सीज्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग. और कहता है कि और दूसरा सिनेरियो कि जब रजिस्ट्रार को मुझे बीइंग रजिस्ट्रार मुझे किसी ने बताने की जहमत नहीं की कि वो प्रॉपर्टी जिस पे चार्ज क्रिएट था वो रिलीज हो चुकी है और वो तो बिक भी चुकी, तो टेक्निकली वो चार्ज रिलीज हो चुका है, तो रजिस्ट्रार में डू सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द कंपनी, इवन दो कि कंपनी ने उसे कोई इंटीमेशन नहीं दी. रजिस्ट्रार को लगेगा यार जब वो प्रॉपर्टी ही बिक गई जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड था, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया हुआ था, इसका मतलब वो डेट रिलीज हो चुका है, तो टेक्निकली वो खुद ही उस एंट्री में सेटिस्फेक्शन डाल देगा. ठीक हो गया. तो ये उसके पास पावर्स हैं जो वो अपने ऑन इट्स ऑन इस्तेमाल करेगा, उसे कोई इंटीमेशन की जरूरत नहीं होगी. लीजिए नेक्स्ट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस. देखो रेक्टिफिकेशन, देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो रजिस्टर से कोई चीज ओमिट हो जाए या आपने मिस रिप्रेजेंट कर दी. ओमिट हो गई है तो ठीक है, दोबारा रेक्टिफाई करवा लो अपना रजिस्टर. तो पढ़ते हैं द कंपनी और एनी पर्सन interested may apply to the commission to grant relief in the following circumstances. Number 1, the omission to file with the registrar the particulars of any mortgage or charges or any modification therein within the time, or the omission or misstatement of any particular with respect to any such मॉर्गेज और चार्ज. आप यूजुअली कमीशन से, ये वो सेक्शन है जिसमें से शायद अभी पेपर टेस्ट नहीं होगा. सिंपली कंपनी जो है या वो इंटरेस्टेड पर्सन, इन अदर केस, इन फ्यू केसेस कंपनी जो है वो कमीशन से रिक्वेस्ट करेगी जनाब बराए मेहरबानी गलती हो गई है, हमें रिलीफ दे दें, हमें बख्शिश दे दें और हमें इजाज़त दें कि हम अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई कर दें, कोई ओमिशन ओमिट, कोई इन्फॉर्मेशन ओमिट हो गई है रजिस्टर से. तो इस हवाले से उसने ये सेक्शन लिखा हुआ है. और फिर क्या कंडीशन फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, ऑब्वियस बात है कमीशन आपको बदले में हाँ कर देगा, तो हाँ करने के साथ कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है कि आपने रेक्टिफिकेशन करनी है तो ये कंडीशन आप पे इंपोज होती हैं विद कंडीशनल एक्सेप्टेंस कह लो, या मैं यूं कहूं कंडीशनल अप्रूवल मिली है आपको. द कमीशन शैल ग्रांट रिलीफ on being satisfied that the above mentioned omission or misstatement was accidental or due to inadvertence or to some other sufficient cause. उसने कहा अगर उसको ये रियलाइज हो जाए, कमीशन ग्रांट कर देगा, रिलीफ दे देगा, अगर उसको ये रियलाइज हो जाए कि ये एक्सीडेंटल थी, गलती से हो गई है, is not of the nature to prejudice the position of the creditor shareholder of the company. मकसद हरगिज ये नहीं था, जो पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसमें हरगिज ये मकसद नहीं था कि आप जो, या बल्कि यूं कहूं कि जो रजिस्ट्रेशन हुई थी उसमें जो ओमिशन है वो हरगिज ऐसी नहीं थी जो कि प्रिजुडाइज कर रही हो, अगेंस्ट हो टू द शेयर होल्डर राइट, क्रेडिटर राइट, उनकी पोजीशन को इम्पैक्ट करती हो. एंड लास्ट थर्ड इज कि अबव मेंशन ओमिशन जो है वो नहीं, वो रिलीफ दे देगा दैट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज जस्ट अनइक्विटेबल, उसे अगर मुनासिब लगे, जस्ट अनइक्विटेबल है, वो अलाउ कर देगा. चलो जी आगे. ऑर्डर बाय द कमीशन, द कमीशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन. अब ये वो टर्म्स एंड कंडीशन की बात है जो मैंने पहले डिस्कस कर ली. ऑन टर्म्स एंड कंडीशन एज मे सीम जस्ट एंड एक्सपीडिएंट मे ऑर्डर दैट द टाइम फॉर फाइलिंग द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स टू बी एक्सटेंडेड, that the omission or misstatement be rectified and as to the cost of the application as it thinks fit. वही बात कि वो conditions कमीशन क्या करेगा, जो उसने टर्म्स एंड कंडीशन रखनी है उसकी बुनियाद पर रोकेगा. अच्छा मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, तुम्हारा टाइम एक्सटेंड, अगर फॉर एग्जांपल 30 डेज क्रॉस होंगे तुम्हारा टाइम फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ, तुम्हें ये रेक्टिफिकेशन करनी है रेक्टिफिकेशन कर लो. हाँ एज टू द कॉस्ट, मतलब तुम्हें फ़ी जो है, चलो फ़ी भी माफ़ की, डबल ना करो, सिंगल फ़ी पे कर लो. तो इस तरह की जो रिलैक्सेशन है वो ऑन टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हें कमीशन अलाउ कर सकता है. अगली बात,
A copy of the order passed for rectification of the register of mortgages and charges certified by the commission or its authorizer shall be forwarded to the concerned registrar within 7 days from the date of the order. जो ही आपको बड़े अब्बा जी का अप्रूवल आ जाए, ग्रांट या रिलीफ आ जाए ये वाली, तो उस ऑर्डर की कॉपी आप फर्निश कर दीजिए अपने पुफी के मुंडे के साथ, वो जो आपका रजिस्ट्रार है उसके साथ जमा करा दीजिए। ठीक हो गया। प्रायर राइट्स नॉट टू बी अफेक्टेड। अब ये एक बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी बात, एक छोटी सी आसान सी बात है, और वो ये है कि जी वेयर द कमीशन एक्सटेंड द टाइम फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज चार्जेस। आपने रजिस्ट्रेशन करानी थी 30 डेज के अंदर सपोज, या मॉडिफिकेशन करनी थी 30 डेज के अंदर, जो भी है रजिस्ट्रेशन करानी थी 30 डेज में, आपने नहीं कराई, एक्सटेंडेड हो गया वो टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर प्रॉपर्टी के राइट्स एक्वायर हो रहे हैं, ऑनरशिप चेंज हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बोला, द ऑर्डर शैल नॉट प्रेजुडाइज अगेंस्ट एनी राइट एक्वायर्ड इन सच रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी कंसर्न प्रायर टू द टाइम व्हेन द मॉर्गेज और चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर होने से पहले प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी राइट्स हैं वो ट्रांसफर भी हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रार को कोई तकलीफ नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि ऑनरशिप चेंज हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मॉर्गेज की रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली इंपैक्ट कर जाएगी, सीधी सी बात है, लेकिन वैसे उसे कोई तकलीफ नहीं है, करो राइट्स में जो भी चेंजेस करनी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्ड, जिस तरह मैंने कहा था कि बेटा आप जब ये रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो रजिस्ट्रार यूजुअली आपका एक रजिस्टर मेंटेन करता है, लेकिन बीइंग ऑडिटर एंड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 गाइडेंस, जो कि इस सेक्शन में नरेटेड है, इनकमिंग सेक्शंस में, उसमें हमें भी रिकॉर्ड, बीइंग कंपनी हमें भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मैंने कहा जितना प्रैक्टिकली होता है ऐसे है कि जब ऑडिटर जाता है और उन्हें कहता है रजिस्टर लाओ, तो वो क्या करते हैं, वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के दे देते हैं एससीसीपी से कि सर उन्होंने बनाया हुआ, हमें बनाने की जरूरत, ठीक है। तो वो एक अलग काम हो जाता है, वो जो भी है एक एविडेंस अलग से दे देते हैं, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट आपको बनाना जरूरी है। तो वही बात उसने यहाँ लिखी है कि कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी मॉर्गेज और चार्ज, एवरी कंपनी शैल कॉज अ कॉपी ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट टू बी केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। जो कॉपी आपने उधर भिजवाई है ना, इंस्ट्रूमेंट उधर भिजवाया रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी कॉपी आप अपने रजिस्टर ऑफिस में रख लें। एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी मॉर्गेज और चार्ज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी मॉर्गेज और चार्ज। दोनों चीजों में, मतलब इंस्ट्रूमेंट दोनों सूरतों में बन रहा था। नंबर 1 जब आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे थे, नंबर 2 जब आप उसमें मॉडिफिकेशन चाह रहे थे, दोनों की कॉपीज जो है आप रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन कीजिए। ये है सेक्शन 107। सेक्शन 112 कंपनी रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। लो जी, ये वही रजिस्टर आ गया जो मैं अभी आपको बताया कि रजिस्टर मेंटेन करना है। पढ़ते हैं जी। एवरी कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ, जस्ट अ मिनट, एवरी कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ mortgages and charges requiring registration in such form and in such manner as may be specified, and any violation shall be offense punishable under the act। बस ये छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दीजिए, पेनल्टी क्लॉज है, ये बस यहाँ तक काफी है कि भाई तैयार करो, एक रजिस्टर मेंटेन करो जैसा तुम्हें बताया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया। तो प्रिस्क्राइब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब रजिस्टर बन गया तो लोग चातियां मारने तो आएंगे। तो वो कहता है जी कि 2 लोगों को हम अलाउ करते हैं कि वो मुफ्त की चातियां मार लें और बाकी सारे पैसे दे दें, पैसे दे के देख लें। द रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस मेंटेन्ड एंड द कॉपीज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी मॉर्गेज और चार्ज और मॉडिफिकेशन देयरऑफ शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन ऑफ एनी मेंबर और क्रेडिटर विदाउट फी और एनी अदर पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी फिक्स्ड बाय द कंपनी फॉर ईच इंस्पेक्शन। कहता है जो मेंबर है या क्रेडिटर है वो मुफ्त में देख सकता है, बाकी सारे देखने आएंगे तो कंपनी ने जो भी फी प्रिस्क्राइब की होगी वो फी पे करके देख लेंगे। अब बड़ी मजे की बात एक छोटी सी, यहाँ पे मैं हमेशा पेनल्टी को डिस्करेज करता हूं कि उसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पे इस पेनल्टी के साथ ही एक छोटी सी बात जुड़ी हुई है। इस पेनल्टी की लाइन के आगे इंपॉर्टेंट बात, पेनल्टी नहीं है, मैं पेनल्टी से आगे चल रहा हूं, एंड इन एडिशन टू द अबव पेनल्टी, यानी जो भी पेनल्टी बताई है कि अगर आपने सेट कॉपीज जो हैं ना प्रोवाइड की, रिफ्यूजल ऑफ इंस्पेक्शन, कि आपने लोगों ने इंस्पेक्ट करने की कोशिश की, आपने उनको इंस्पेक्शन अलाउ नहीं की, तो वो कहते हैं वो तो ऑफेंस है ही है। इन एडिशन टू द अबव पेनल्टी द रजिस्ट्रार मे बाय ऑर्डर कंपेल एन इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द कॉपीज और रजिस्टर्ड। मतलब रजिस्ट्रार को इतनी पावर दे दी कि अगर तुमने बीइंग कंपनी किसी को रोका कि नहीं भाई मैंने इंस्पेक्शन नहीं करने देनी, तो फिर रजिस्ट्रार का एक लव लेटर आएगा जिसमें वो लिखेगा
कि इसको इंस्पेक्शन करने की इजाजत दो, इमीडिएट इंस्पेक्शन करवाओ। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये एक खूबसूरत सी बात थी जो मैं पढ़ाना चाह रहा था। पेनल्टी ऑब्वियसली मैं हमेशा डिस्करेज करता हूं कि वो टेस्ट एग्जामिनेबल कंटेंट नहीं है, सो इसीलिए मैं ये वाला एरिया पढ़ रहा था, लास्ट वाला, कि अगर आपने किसी को इंस्पेक्शन से रोका तो टेक्निकली रजिस्ट्रार आपको फौरन से पहले एक लव लेटर भेज देगा। प्लीज एग्जाम्पल 6, 7 पढ़िए एक दफा। वही है, उसी बात के ऊपर 2 एग्जाम्पल, छोटी छोटी सी ब्रीफ सी एग्जाम्पल्स बनाई हुई हैं। बिफोर डिस्कशन ऑफ पास पेपर्स, ये पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ऊपर हम लोगों ने क्लास में कुछ चीजें डिस्कस नहीं की थी और मैंने कहा था बेटे मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी इसको हम स्किप करके आगे चलते हैं। तो बेटे मुझे याद पड़ता है कि हमने एक जो है यहां से स्किप किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये 2 चीजें आई बिलीव के मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग बोरिंग पावर, 2 चीजें हमने डिस्कस करनी है, बस ये हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट वो कहता है मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग बोरिंग पार्ट। हमने कहा था कि मेमोरेंडम, अगर आपको याद हो, वही वाली पुरानी बात रिपीट कर रहा हूं कि जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे उसके अंदर एक्सप्लेन था कि अगर आपका मेमोरेंडम के अंदर ना भी लिखा हो बोरिंग पावर के हवाले से, तो बोरिंग पावर जो है इंप्लाइड पावर में आती है कंपनी की, यानी कि बोरिंग करना इंप्लाइड पावर है, ना भी लिखा हो कंपनी के पास राइट है वो बोरिंग कर सकती है। ये बात मेमोरेंडम में लिखा होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब बोरिंग करनी है तो दोनों देखो, दोनों लोग अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे एक सेक्शन पावर ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से, उसके अंदर क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, अभी वो हमारे अगले कंटेंट में आना है इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में, उसमें क्लियरली एक्सप्लेन है कि बोरिंग करना डायरेक्टर की पावर भी है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने जाओगे तो मेंबर की अप्रूवल भी ले लोगे, ठीक है, मतलब कि आप आउट ऑफ द कोर्स जाके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कहीं हट के कुछ बोरिंग करने जा रहे हो तो शायद अप्रूवल ले लोगे, शायद नहीं अप्रूवल ले लोगे जनरल मीटिंग की, शायद का लफ्ज गलत इस्तेमाल किया। सो टेक्निकली दोनों के पास इख्तियारात मौजूद हैं, मेंबर के पास भी और डायरेक्टर के पास भी। तो जरा पढ़ते हैं वर्ड्स क्या लिखने चाह रहा है। कहते हैं द आर्टिकल्स में प्रोवाइड द मैनर इन विच अ कंपनी कैन एक्सरसाइज बोरिंग पावर्स, मीन्स इन द जर्नल मीटिंग और पावर वेस्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दोनों के पास पावर मौजूद है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और कंपनी इन द जर्नल मीटिंग भी एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है। द डायरेक्टर में ऑल्सो, अच्छा आगे चलता हूं, वेयर बोरिंग पावर आर वेस्टेड टू द बोर्ड, जहां आपने ये सारे इख्तियारात बोर्ड को दे रखे हैं, द आर्टिकल्स में फिक्स द लिमिट ऑफ द बोरिंग। तो आर्टिकल ये कह सकते हैं, जैसा मैंने कहा आपके पावर ऑफ डायरेक्टर के अंदर क्लियरली ये डिफाइंड है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि बोरिंग जो है वो डायरेक्टर की पावर में आती है, और अगर डायरेक्टर की पावर में आती है तो फिर अगर आप लिमिट लगाना चाहते हो कि भाई इतने लिमिट तक, जैसा मैं कहूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो 500 मिलियन तक का लोन लेना चाहें तो विदाउट अप्रूवल ऑफ द मेंबर ले सकते हैं, तो जनाब ये वो लिमिट है जो मुझे आर्टिकल में लगानी पड़ेगी। मुझे आर्टिकल में ये लिमिट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि पावर्स ऑफ डायरेक्टर में कहीं ये लिमिट नहीं लगी होगी। तो आपने अगर रोकना है कि 500 मिलियन से ये ना हो कंपनी में 1000 मिलियन का लोन लिया हो, 1500 मिलियन का लोन है और मेंबर को पता ही ना हो, मेंबर मालिक है आफ्टर ऑल। सो इसलिए अगर डायरेक्टर को लिमिट में रखना है, कैंडे में रखना है या वो कंट्रोल में रखना है, तो उसके आर्टिकल में लिमिट लगा दो। अब आपने आर्टिकल में लिमिट लगा दी 500 मिलियन की, इसका मतलब डायरेक्टर 500 मिलियन तक लोन लेने जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे, लोन ले लेंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं। तो उसने यही कहा, बोरिंग पावर आर वेस्टेड टू द बोर्ड, द आर्टिकल में फिक्स द लिमिट ऑफ द बोरिंग, खत्म। डायरेक्टर में ऑल्सो डेजिग्नेट सच पावर टू अ कमेटी और टू ऑफिसर, हाँ वो अपने प्यादों को, नमूनों को पावर डेलीगेट करना चाहें, जिस तरह जैसा मैंने बड़ी दफा क्लास में बोला कि डायरेक्टर यूजुअली क्या बना लेते हैं, कमेटीज बना लेते हैं, टास्क असाइन कर देते, तो उन्होंने कमेटी भी बना ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्टिकल में आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो, उन्हें फिक्स कर सकते हो। अब एक वर्ड आता है अल्ट्रा वायर, अल्ट्रा वायर कहता है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ, मतलब अपनी हद से तजावज करना, अपने कंट्रोल से ज्यादा पावर्स को, अपनी पावर से ज्यादा एक्सरसाइज करना। तो वो कहता है इफ द कंपनी बोरोज मनी विदाउट और इन एक्सेस ऑफ द पावर
conferred on it by the memorandum, the borrowing is ultra vires the company. अच्छा, पहले इधर से पढ़ने की बजाय, अच्छा यहां तक पहले, अब ये दो बातें समझाएगा कि कंपनी की औकात और शेयर होल्डर की औकात, सॉरी कंपनी की औकात और डायरेक्टर की औकात, वो दो समझाएगा। वैसे एक बात बताऊं, प्रैक्टिकली कंपनी के ऊपर कोई लिमिट असाइन नहीं है, कोई लिमिट। ये जो बात लिख रहा है, ऐसा आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना करता कोई नहीं है। भाई कौन अपने पांव काटे हाथ काटे कि शेयर होल्डर ने अगर फॉर एग्जांपल लोन लेना है तो शेयर होल्डर के ऊपर भी लिमिट लगी हो या कंपनी के ऊपर भी बोरिंग लिमिट लगी हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहता है इफ अ कंपनी बोरोज मनी विदाउट और इन एक्सेस ऑफ द पावर कन्फर्ड ऑन इट बाय द मेमोरेंडम, के मेमोरेंडम में कॉन्स्टिट्यूशन में जितने इख्तियारात तुम्हें दिए गए हैं, कंपनी उससे तजावज करती है तो कहलाता है बोरिंग इज अल्ट्रा वायर्स दी कंपनी, कंपनी ने अपनी हद से तजावज की है। एनी बोरिंग विच इज इंट्रा वायर्स दी कंपनी, यानी कंपनी के तो कंट्रोल में है बट बियॉन्ड द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द आर्टिकल्स फॉर द बोर्ड, लेकिन बोर्ड के इख्तियारात से बाहर थी, द बोरिंग इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ द डायरेक्टर। सिंपल, दोनों की औकात बताइए कि देखो अगर 500 मिलियन की लिमिट लगी हुई है आर्टिकल में तो बोर्ड 500 मिलियन से ज्यादा लोनिंग नहीं कर सकता। हो सकता है कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर डिफाइंड हो कंपनी 1500 मिलियन तक का लोन ले सकती है। तो मैं आपको दो स्लैब सिखा रहा हूं ना, अगर यहां पे बना दूं, थोड़ी सी इस जगह पे स्लैब्स बना दूं तो शायद आपको जरा अच्छे तरीके से समझ आए। एक 500 की स्लैब है जिसमें डायरेक्टर इससे आगे डायरेक्टर के पड़ जलते हैं, और उससे ऊपर एक कंपनी की स्लैब मैंने बनाई जो कि मैंने कहा कभी नहीं होती है, मेमोरेंडम में या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, और ये चीज आर्टिकल में डिफाइंड है। अगर आप गौर करो तो ये मेमोरेंडम में डिफाइंड है और ये आर्टिकल में। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर बोरिंग की है कंपनी ने कहीं 700 मिलियन की, तो वो कहते हैं ये कहलाएगी इंट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी बट अल्ट्रा वायर्स ऑफ द बोर्ड। यानी बोर्ड ने अगर 700 मिलियन लोन ले लिया है जो कि मेंबर से नहीं पूछा, तो टेक्निकली डायरेक्टर ने अपनी हद से तजावज कर ली, लेकिन कंपनी के तो कंट्रोल में है ना। जरा देखो, कंपनी की लिमिट तो 1500 की है जबकि डायरेक्टर की 500 की थी। तो ये वो बात कहलाना चाह रहा है कि एनी बोरिंग जो कि इंट्रा वायर्स है कंपनी के तो कंट्रोल में है, लिमिट में है, बट बियॉन्ड द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द आर्टिकल्स फॉर द बोर्ड, द बोरिंग इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स। क्लियर हो गया जी। तो बोर्ड के इख्तियारात में नहीं है, बोर्ड ने अपने इख्तियारात करना जायज फायदा उठाया, जबकि कंपनी के इख्तियारात में है, तो उसे बोलते हैं इंट्रा वायर्स। अच्छा जी, आगे चलता हूं। इसके अलावा बेटा मैंने एक और चीज जो नहीं पढ़ाई थी, और वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड दैट इज लिस्ट ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस टू बी रजिस्टर्ड। ये चीज हमने शायद नहीं बल्कि नहीं पढ़ी। मैंने उस वक्त कहा था कि बेटे कौन कौन से मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर होने चाहिए। मैंने अगली बातें सारी बता दी कि रजिस्ट्रेशन का टाइमलाइन क्या है, अच्छा इसमें मॉडिफिकेशन करनी हो तो टाइमलाइन क्या है, और तीसरी चीज़ कि अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो टाइमलाइन क्या है। लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि कौन कौन से मॉर्गेजेस एंड चार्जेस को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर वो लिस्ट डिफाइंड है। कहते हैं द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड दैट द फॉलोइंग चार्जेस मस्ट बी रजिस्टर्ड। नंबर 1, mortgage or charge on any immovable property wherever situated or any interest therein। तो immovable property के ऊपर mortgage भी क्रिएट की जा सकती है। और एक आधी बात यहाँ पे बड़ी क्या कहते हैं कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन चलो आगे चलते हैं। immovable property के हवाले से ये बात बिल्कुल ठीक है, आप mortgage भी क्रिएट कर सकते हो, चार्ज भी क्रिएट कर सकते हो। और mortgage or charge for the purpose of securing any issuance of debenture, बिल्कुल ठीक है। mortgage or charge on the book debts, यानी debtor of the company। अब देखो ना, मॉर्गेज का वर्ड बुक डेट के साथ यूजुअली ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके साथ प्लेज का वर्ड आना चाहिए, लेकिन वो चूंकि वर्ड ऐसे ही बना हुआ है मॉर्गेज और चार्ज, तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन अगेंस्ट द बुक डेट्स। तो इसलिए परेशान ना होइएगा, पढ़ लीजिएगा। बुक डेट मींस द डेटर। फ्लोटिंग चार्ज, ये मैंने फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ऑन द बिजनेस और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड ट्रेड, ये बात तो मैं बिल्कुल बता चुका हूं। फिर इसी तरह चार्ज ऑन द शिप और एयरक्राफ्ट और एनी शिप शेयर इन अ शिप और एयरक्राफ्ट। अच्छा जी, अब एक और बात यहां पे रुक के बताता हूं। बेटा मुझे याद आ गई कि ये देखो, ये लिस्ट जो है, वैसे तो बड़ी अजीब सी बात है कि कभी ये लिस्ट पूछे, लेकिन चूंकि आई कैप है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो जनाबे वाला उसने एक दफा ऐसा सवाल पूछा है जिसमें उसने ये लिस्ट जो है वो डिस्कस पूछी, आप पता नहीं 3-4 नंबर का था या 5 नंबर का था। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं। जब मैंने पहले भी कहा था, जब वो किसी चैप्टर को टेस्ट नहीं करता
तो बिल्कुल नहीं कर रहा, और सारे की बात नहीं कर रहा, जिसमें वो फ्यू चैप्टर्स थे जो लास्ट फिजिकल क्लास में हमने डिस्कस भी किए थे। तो कुछ चैप्टर को डिस्कस करता है, कुछ को नहीं, सॉरी जिनको करता है फिर डिटेल में जाके 5, 7, 8 नंबर का डिस्कस कर रहा है, वो बेशक अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर ही क्यों ना हो तो वो हमारा क्या होगा कि अगर हम सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो हमारा नुकसान हो जाएगा कि अगर खुदा ना खास्ता हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा और उसमें से टेस्टिंग होगी 7-8 नंबर की, 7-8 नंबर ना आने से पर्चा फेल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आपके नर्व सिस्टम पे इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं इन द एग्जामिनेशन हॉल कि आपको जो 92 मार्क्स का पेपर अच्छा आता होता है और यू कैन पास द पेपर बाय डूइंग दैट, आप वो भी नहीं कर पाते हो। रीजन आप स्टक हो जाते हो कि यार ये क्या हो गया। ठीक है जी, आगे चलता हूं। अब आगे दोबारा अगली बात, चार्ज ऑन द गुडविल और एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भाईजान कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। फिर अगली बात, मॉर्गेज और चार्ज ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, mortgage or charge or pledge on any movable property, mortgage or charge or other interest based on the agreement for the issue of any instrument in the nature of redeemable capital। भाई redeemable capital क्या है, इसमें बस यही बताने वाली बात है, ऐसा कैपिटल जो रिडम्पशन पे चला जाना है, रिडीम हो जाना है, शेयर इशू होंगे, वापस आ जाने हैं, रिडीम होने हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गया। और आखिरी बात आई, अ मॉर्गेज और चार्ज और अदर इंटरेस्ट बेस्ड ऑन कंडीशनल सेल एग्रीमेंट, namely lease, financing, hire purchase, sale and lease back and retention of title फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। तो भैया मेरा ख्याल है ये बात तो बिल्कुल सीधी सीधी है, याद करने वाली बात है कि इन हवाले से भी मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किए जा सकते हैं। चलो जी आगे, और एक छोटी सी बात जो ये मैंने नहीं पढ़ाई थी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, छोटा सा, कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉट टू बी ट्रीटेड एज मॉर्गेज और चार्ज। कहता है जी, where a negotiable instrument has been given to secure the payment of any book debt of the company, the deposit of the instrument for the purpose of securing an advance to the company shall not be treated as a mortgage or charge on those book debt। बेटा याद रख होगा, अगर आपको बी लॉ में आपने पढ़ा था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसके अंदर हम क्या करते थे, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल करते रहे, चेक भी, लेकिन ये तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थे, इन तीनों का इस्तेमाल करते थे। अब उन तीनों इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता था, डेट सिक्योर करना। कहीं पे डेटर वादा करता था, मेकिंग अ प्रॉमिस लाइक प्रोमिसरी नोट, व्हेन अ डेटर इज मेकिंग अ प्रॉमिस टू पे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो बुक डेट के अगेंस्ट ही वादा हो रहा है ना। तो कहता है वो इंस्ट्रूमेंट अगर बना के दे देना कि मैंने आपसे लोन लिया है, सपोज मैं अगर इंस्ट्रूमेंट बोरो किया, तो मैंने आपसे लोन लिया है, सपोज लोन नहीं, खैर गुड्स लिए हैं और मैंने आपके पैसे देने हैं, तो टेक्निकली मैं आपको एक नोट बना के देता था, प्रोमिसरी नोट, आई प्रॉमिस टू पे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मैं आपको ये पे कर दूंगा। तो टेक्निकली ये जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं फॉर सिक्योरिंग द बुक डेट कि मैं आपको 3 महीने बाद पे कर दूंगा, तो बेटा ये वो जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते थे, वो कहता है खबरदार उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आपने मॉर्गेज या चार्ज की कैटेगरी में नहीं डालना, एक्सक्लूड कर रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। इज दैट क्लियर? इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर हो गया है। आइए जरा कुछ पास पेपर पे नजर डालते हैं और उसके बाद फिर इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगर कुछ रह गया हो, आई बिलीव कि जो जो चीजें छोड़ी थी वो मैंने करवा दी हैं, लेकिन अगर आपको लगे कुछ रह गया तो इंशाल्लाह हम लोग इसे फिजिकल क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 था, अगर आप देखो पास पेपर का, लिस्ट यानी 6 स्टेजेस, 6 मॉर्गेजेस एंड चार्जेस व्हिच आर टू बी रजिस्टर्ड। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि आईकैब ने एक दफा टेस्टिंग की है, तो ये वही टेस्टिंग है कि बताइए जरा कोई 6 मॉर्गेजेस एंड चार्जेस बता दीजिए, तो उसी लिस्ट में से आपने कोई 6 कॉपी करके डाल देने थे। अगली बात कहते हैं ऑन 5 सितंबर OL has obtained a long-term loan of 300 million from Mango Bank Limited, सुबहान अल्लाह, इसका भी क्या खूबसूरत नाम है, for expansion of his business against mortgage of the following property। उन्होंने 300 मिलियन का लोन लिया है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया है, OL कंपनी का नाम है और ये काम हुआ है 5 सितंबर को। तो काम क्या हुआ है जी, फैक्ट्री बिल्डिंग सिचुएटेड इन कोयटा हैविंग वैल्यू ऑफ 200 मिलियन और शोरूम सिचुएटेड इन लंदन यूके हैविंग वैल्यू ऑफ 150 मिलियन। तो अगर आप गौर करो, 300 का लोन है बेटे और 350 की सिक्योरिटी है। दोबारा बता रहा हूं, 300 का लोन लिया ओएल ने और 350 मिलियन की प्रॉपर्टी के एवज, यानी उस पे मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हो रहा है। लेकिन पूछना क्या चाह रहा है, जरा गौर करो। तो मैंने आपको एक स्केच पढ़ाया था, मैं अब उसे डिटेल में फर्दर दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ आपकी रेफरेंस दिलाऊंगा वहां तक। अगर आपको ये याद हो
तो मैंने आपको इस तरह का एक स्केच डिस्कस किया था कि ये मैटर करता है कि प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है जिस पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर। अगर पाकिस्तान के अंदर है तो पैटर्न क्या है, पाकिस्तान से बाहर है तो देखना यह है चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट हो रहा है या पाकिस्तान से बाहर। तो अब जरा सिनेरियो देखो, इस हवाले से अब सवाल देखो। तो प्रॉपर्टी के जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, जरा गौर कीजिए, लॉन्ग टर्म लोन लिया है अगेंस्ट द फॉलोइंग चार्ज, ठीक है, मैंगो बैंक लिमिटेड से। तो टेक्निकली ये पाकिस्तान में चार्ज क्रिएट हो रहा है। और अगर देखो तो कोयटा की एक प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान में है, चार्ज भी पाकिस्तान में है, जबकि ये प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान है लेकिन चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट हो रहा है। और उसने पूछा क्या है हमसे, उसने कहा under the provision of Companies Act 2017 discuss the duties of OL with regard to the registration of up mortgage and charges and consequence of non registration। बहुत सिंपल सी बात कि ये बताइए कि कंपनी की ड्यूटीज क्या है रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि कंपनी की ही ड्यूटी है। हाँ, अगर कंपनी अपनी ड्यूटी में गफलत कर ले और उसकी जगह इंटरेस्टेड पार्टी जमा करवा दे डॉक्यूमेंट, तो जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी पैसे जमा कराएगी, फी जो है वो रीइंबर्स कर लेगी कंपनी से, पहली बात। दूसरी बात, नॉन रजिस्ट्रेशन रही, चार्ज रजिस्टर ना हुआ, तो याद है मैंने आपको बताया कि लाइन में लग जाओ भाई आपका कोई चार्ज नहीं है। नुकसान बस ये होगा कि आपका डेट जो है, अब वो ये जो आपने लोन दिया हुआ है वो स्पेसिफिक चार्ज नहीं रखता है एसेट्स पे, सारे एसेट्स बिकेंगे, सारी लायबिलिटीज इकट्ठी जाएंगी और प्रोपोर्शनेटली एसेट्स को डिवाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो आपको स्पेशल प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी कि जनाब ये तो आपका चार्ज है, ये एसेट बिकेगा तो सबसे पहले आपके पैसे देने। ये वाला जो प्रोटोकॉल है ना, ये नसीब नहीं होना। दूसरी बात, स्टेट द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंस्पेक्शन के हवाले से बात बताई कि आपने मेंबर या क्रेडिटर को फ्री ऑफ कॉस्ट और अदर पर्संस को क्या करना है, विद कॉस्ट जो भी कंपनी डिजाइन करेगी उसके मुताबिक चार्ज रजिस्टर उसके मुताबिक इंस्पेक्शन करवानी है। तो अब मैं इसकी रीडिंग नहीं कर रहा, रीडिंग आप खुद कर लीजिएगा। ये एक अच्छा सवाल था आईकैप का, इसकी रीडिंग आप खुद कर लीजिएगा। मैंने वैसे सारा उसका सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है आपके साथ। लो जी, आगे चलते हैं। और ड्यूटीज जब बता रहे होंगे तो बेटा इसके हवाले से भी बताइएगा, डिस्कशन कीजिएगा, प्रॉपर्टी वाली बात भी डिस्कस कीजिएगा। लें जी, आगे चलता हूं। इसके साथ ही इख्तिताम होता है इस चैप्टर का। हम अपना चैप्टर अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।